देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दो प्रकार के वितरण के बारे में, दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि जो आपके थर्मोडायनेमिक्स है, वो थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिकल फिजिक्स जो है वो दो प्रकार के मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंडेड है। एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर आपके जो पार्टिकल आएंगे वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आएंगे, भेद्य कण आएंगे, और उनको बारे में या किसी भी ऊर्जा अवस्था में उनके वितरण के बारे में पढ़ना है तो हमें किसका मैक्सवेल बोल्टेजमान या मैक्सवेल कैनोनिकल वितरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वहीं पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहां पे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिस्ट्रीब्यूशेबल होते हैं, अभेद कण होते हैं जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। वैसे पार्टिकल के लिए दो प्रकार की डायनेमिक्स मैकेनिक्स पढ़ी जाएगी आपके, इसके अंदर स्टैटिस्टिकल पढ़ी जाएगी या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जाएगा। एक फर्मी डिराक और दूसरा कौन सा, बोस्ट-आइंस्टीन। वो लास्ट में आएगा, मतलब थर्ड या फोर्थ यूनिट में आएगा। लेकिन उससे पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्टेजमान कैनोनिकल वितरण। अब देखो इस वितरण के अंदर कुछ भी नहीं है। इस वितरण में क्या है, नॉर्मली इस नियम, वितरण का नियम, इस नियम में क्या किया जाएगा कि जैसे कि मान लो कि आपको कोई भी एक एनर्जी स्टेट दे दी, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार आपको कोई भी एक एनर्जी स्टेट दी है, उस एनर्जी स्टेट में किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है, वोल्टेजमान कैनोनिकल वितरण का नियम। पहली बात तो ये कि आपको एनर्जी स्टेट के अंदर पता करना है, मतलब आपको मेनली तो इसका उपयोग तो इस नियम का किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का है। पर उससे पहले किसी एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात करने के लिए वोल्टेज मान ने अपने वितरण का एक फॉर्मूला भी दिया था, वो फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी फॉर्मूले की सहायता से आप किसी एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में पता चलेगा। जब वो पता चला तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का उसके अंदर डिवाइड करोगे तो आपको उस पार्टिकल की उस एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस नियम की सहायता से हमें क्या पता चलता है, इस नियम की सहायता से, नियम की सहायता से किसी निकाय के किसी ऊर्जा स्तर में स्तर कोष्टक में लिख लेना, ई में कणों के पाए जाने की प्रायिकता क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में एक कंप्लीट निकाय, एक निकाय जिसके अंदर दो और अलग अलग निकाय, ए और ए डैश, ठीक है। ए निकाय के अंदर कणों की संख्या n, उसकी एनर्जी ई, उसका टेम्परेचर टी। बी निकाय, ए डैश निकाय जो उसकी एनर्जी, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल एन डैश, एनर्जी ई डैश और टेम्परेचर टी डैश है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, ऊष्मीय संपर्क में, ठीक है। टोटल निकाय क्या है, ए स्टार, तो ये ए स्टार किसके बराबर होगा, ए प्लस ए डैश के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ टोटल पूरे के पूरे निकाय के क्या हो जाएंगे, एन प्लस एन डैश होंगे, ठीक है। एनर्जी ई स्टार बराबर क्या हो जाएगी आपकी, ई प्लस ई डैश। अब देखो यहां पर भी क्या है कि अगर ये साम्य अवस्था में नहीं होंगे ये पूरे के पूरे, तो उस कंडीशन में आपको, सॉरी, अगर दोनों ही निकाय क्या है, साम्य अवस्था में है, ठीक है, तो साम्य अवस्था में होंगे तो ए वाले के अंदर ये एन कण होंगे, इन एन कणों की संख्या भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। एनर्जी फिक्स रहेगी, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ठीक है। एन डैश भी फिक्स रहेगा, टी डैश भी फिक्स रहेगा, ई डैश भी फिक्स रहेगा, इनमें किसी प्रकार कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज ये, इनमें टेम्परेचर का मान क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, साम्य अवस्था की कंडीशन। अब देखो कि आपके पास में दो निकाय है, एक तो ए निकाय के अंदर एन कण, बी ए डैश में एन डैश कण है, एक की एनर्जी ई डैश, दूसरे की एनर्जी ई डैश है, ठीक है। और मान लो कि जो निकाय ए है, आपके पास में जो ये निकाय ए है,
या फिर पूरा का पूरा निकाय है, इसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर है या अलग अलग ऊर्जा अवस्थाएं जो है वो क्या है, E1 E2 डॉट ER, बहुत सारी अलग अलग ऊर्जा अवस्थाएं है। ठीक है, इन ऊर्जा अवस्थाओं में जो कणों की संख्या है वो क्या है, मतलब आपने जितने कण, मतलब आपने जो ये अलग अलग, क्योंकि आप देखो टोटल एनर्जी E जो है उसकी अलग अलग ऊर्जा अवस्था क्या है, E1 E2 डॉट ER है। ठीक है, इन सब ऊर्जा अवस्थाओं के अंदर जो की जो एनर्जी उनको जोड़ दोगे आपको किसका पता चल जाएगा, टोटल एनर्जी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। टोटल एनर्जी मतलब इन ऊर्जा अवस्थाओं को तो जोड़ना है, पर इन ऊर्जा अवस्थाओं के अंदर उपस्थित कणों को भी उसके साथ में, क्योंकि ये N1 N2 डॉट NR डॉट ये क्या है, इन अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं में वितरित किए गए कणों की संख्या, मतलब N1 एक कण नहीं है, N1 उन कणों की संख्या है जो कि किस ऊर्जा स्तर में, E1 ऊर्जा स्तर में, N2 वो कण है जो कि कौन से ऊर्जा स्तर में, E2 कण में, NR वो कण है जो कि किस ऊर्जा स्तर में, NR ऊर्जा अवस्था में है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अलग अलग ऊर्जा अवस्थाएं किसी निकाय की, और ये जो है ये क्या है, इन ऊर्जा अवस्थाओं में कणों का वितरण। ठीक है, दो चीजें हैं। अब देखो, अब ये आपको पता चलेगा ये अलग अलग ऊर्जा अवस्थाएं ये है, उनमें कणों का वितरण ये है, तो उस कंडीशन के अंदर निकाय में कुल कण n जो होगा वो किसके बराबर होगा, N1 प्लस N2 प्लस डॉट NR प्लस डॉट ये किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट। मतलब मान लो कि हमने निकाय कौन सा ले लिया, A निकाय ले लिया, A निकाय में कुल कणों की संख्या क्या होगी, अगर मान लो A निकाय की एनर्जी टोटल एनर्जी E है, ठीक है, उसके अंदर टोटल कणों की संख्या n है, तो वो टोटल कणों की संख्या n जो है इन अलग अलग जो कण है उनके योग के बराबर होगी। ये जरूर अलग अलग एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है, पर अगर हमें इस निकाय के अंदर जो हमने निकाय लिया उसके अंदर कुल कणों की संख्या पता करना है, तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कण इन सबकी संख्या को जोड़ोगे तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये पार्टिकल्स की नंबर्स जो होंगे इन सबको जोड़ोगे तो ये n का मान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये तो मालूम है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकाय की कुल ऊर्जा, इसको नंबर 1 लगा देना, E बराबर क्या होगी, पहले स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल है उसका गुणा करोगे, N1 E1, फिर N2 E2, फिर डॉट 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 NR ER, ये होगा, और ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, कांस्टेंट, क्योंकि निकाय पूरे की एनर्जी तो वो फिक्स रहेगी, वो कभी भी बदलेगी नहीं। तो अगर यदि चेंज को देखना चाहोगे, इस निकाय के नंबर ऑफ पार्टिकल और इस निकाय की एनर्जी में होने वाले परिवर्तन को देखोगे या फिर इनका किसी प्रकार के चेंज देखोगे, तो ये D ऑफ n किसके बराबर होगा, 0। मतलब अगर कणों की संख्या में आप परिवर्तन देखना चाहोगे तो वो उस निकाय में कभी भी नहीं हो सकता, dn का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दूसरी, क्योंकि साम्य अवस्था की कंडीशन देखोगे या फिर आप स्थायी अवस्था की कंडीशन देखते हो, तो उस स्थायी अवस्था में उस निकाय की एनर्जी हमेशा नियत रहती है, फिक्स रहती है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। मतलब ये क्या है, एक प्रतिबंध है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरा एनर्जी के ऊपर। उस निकाय की नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा किसी भी निकाय की वो फिक्स रहते हैं, या फिर किसी भी निकाय की जो एनर्जी होती है वो भी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया, सॉरी 3 नहीं, इसको पहले 3 नहीं बनाओ, और डी ऑफ ई का भी मान क्या होता है, 0। मतलब एनर्जी के अंदर चेंज देखो या नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज देखो, निकाय के अंदर कोई भी आपने एक बार एक सिस्टम ले लिया तो उसके लिए प्रतिबंध, दो प्रतिबंध यही है कि उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो अब देखो डी एन बराबर 0, डी ई बराबर 0 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप अगर इनके अंदर चेंज देखना चाहोगे, मतलब इस इक्वेशन का इसके अंदर यूज करोगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, del of n1 plus del of n2 plus del of n3 plus dot 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 del of nr
डॉट 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 बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर चेंज 0 के बराबर आ रहा है मतलब हर स्टेट के अंदर पार्टिकल के नंबर के अंदर चेंज हुआ होगा। अब देखो सेकंड इक्वेशन में देखोगे ना तो E1, E2, E3, E4 एनर्जी के अंदर कभी भी स्टेट की कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हो सकता है कि स्टेट की मतलब इस E1 स्टेट जो है उसकी एनर्जी कब चेंज हो सकती है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाए इसके अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो जाए। क्योंकि आपके पास में E1 ऊर्जा स्तर है तो E1 ऊर्जा स्तर हो तो E1 ऊर्जा स्तर रहेगा, उसकी एनर्जी कब चेंज होगी, जब उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहां से ये इक्वेशन इसको क्या दे दो नंबर 3। तो सेकंड इक्वेशन जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, E1 डेल्टा N1 प्लस E2 डेल्टा N2 प्लस E3 डेल्टा N3 प्लस डॉट 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 EN सॉरी ER डेल्टा NR प्लस डॉट 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 बराबर क्या आएगा, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो आपने n कण है, ठीक है, टोटल आपके पास में सिस्टम के अंदर कितने कण है, n कण है। कण में निकाय में कुल कण कितने हैं, कुल कण कितने हैं, n है। ठीक है, और इन n कणों को हमने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है, n1 n2 n3 डॉट डॉट nr। मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी और r तक की जो ये स्टेट है उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, n1 n2 n3 डॉट डॉट nr के तरीके से किया गया है। मतलब पहली दूसरी तीसरी और चौथी से लेके r तक की जो ये स्टेट है, ये पहली स्टेट एनर्जी की, ये दूसरी स्टेट एनर्जी की, ये तीसरी स्टेट, ऐसे कैसे ये आरवी स्टेट, इन सब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया है, n1 n2 कण इसमें, n3 कण इसमें, nr कण इसमें। मतलब n1 कण जो है n जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है उसमें से ओनली फॉर n1 कण जो है वो कौन सी एनर्जी स्टेट शो कर रहे हैं, E1। n माइनस n1 कण जो है जो कि इसके बराबर n2 वो कौन सी स्टेट को शो कर रहे हैं, मतलब आप इसमें से n1 माइनस n1 कैपिटल N में से n1 घटा दोगे जो पार्टिकल बचेंगे n2 पार्टिकल वो कौन सी स्टेट को शो करेंगे, सेकंड को। इसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपको मालूम हो तो जो जब n पार्टिकल को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जब इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट की जो संख्या होती है उसको किससे लेके जाता है, ओमेगा को, ओमेगा बराबर जो होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 डॉट 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 फैक्टोरियल n। इसके ऊपर डिपेंडेंट एक मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किसी निकाय में टोटल कणों की संख्या n है और उस निकाय के अंदर जो कणों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है n1 n2 n3 डॉट डॉट nr तरीके से किया गया हो तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गया। ठीक है, तो देखो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, पहली स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की क्या करनी पड़ेगी, माइक्रोस्टेट ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर दूसरी के अंदर करोगे, फिर तीसरी के अंदर करोगे, ऐसे करते करते सभी स्टेट की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को ज्ञात करोगे। फिर आपको अगर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज्ञात करनी होगी तो उन सबका क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया लगभग स्टार्टिंग के, अगर आप चौथा या पांचवा वीडियो देखोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मेरे कराया हुआ है जिसके अंदर आप अलग अलग स्टेट के अंदर जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, ये वाला फॉर्मूला मिलता है। अब देखो इस फॉर्मूले का हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लिया तो लॉग ऑफ ओमेगा इजिकल्स टू आपके क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ फैक्टोरियल n माइनस आई बराबर 1 से r लॉग ऑफ n फैक्टोरियल आएगा नीचे। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक जेटलिंग नामक का वैज्ञानिक था, उस जेटलिंग के अनुसार जो लॉग ऑफ फैक्टोरियल n जो होता है वो किसके बराबर होता है, n लॉग n माइनस n।
मतलब log ऑफ फैक्टोरियल n को जब अगर हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे ना, तो उससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, n log n माइनस n के टाइप में एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम किस में लगाएंगे, इस वाले इक्वेशन में लगाएंगे, इन दोनों लॉग के अंदर। तो देखो क्या इक्वेशन मिलेगी, log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू n log n देखो अब इसके अंदर हम क्या है, इसके अंदर हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, तो n log n माइनस n माइनस, अब क्या लगेगा इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे समेशन तो इसके अंदर बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, अंदर वाले के ऊपर फिर से फॉर्मूला लगाओगे, तो ni log ऑफ ni माइनस n। ठीक है, अब देखो यहां से फिर खोलो इसको, log ओमेगा बराबर n log n माइनस n माइनस डेल ऑफ ni log ni माइनस समेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी आप क्या है कि देखो नंबर, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, मतलब आपके पास में जो निकाय है उस निकाय के अंदर ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। मतलब ये वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी निकाय की टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि आपने 4 सिक्के को उछाला, तो 4 सिक्कों को उछाल दे तो कितनी संख्या आती है, 16, फिक्स वैल्यू है। तो अगर आप ओमेगा के अंदर चेंज लिखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो देखो अगर इसका हम क्या करें, ni के सापेक्ष क्या कर दे, अवकलन करें, क्या करें, ni के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब ये चीज कब होती है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के लिए होती है। और कौन सी कंडीशन, जब आपके पास में क्या हो, साम्य अवस्था भी हो, तो साम्य अवस्था भी है, और उस कंडीशन में इसका मान ये तो हमेशा 0 ही होगा, लेकिन साम्य अवस्था की कंडीशन के अंदर भी ये कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो यहां से जब इसका अवकलन करूं, करने पर क्या वैल्यू आएगी, डी लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू n नंबर ऑफ पार्टिकल, भले साम्य अवस्था हो या ना हो तो भी निकाय के अंदर क्या रहते हैं, फिक्स 0 माइनस 0। अब इसका अवकलन करो, तो अब देखो इसमें ni की 2 टर्म है, तो इसके अंदर क्या नियम लगेगा, गुणनफल वाला नियम लगेगा, तो माइनस डेल डेल्टा ni लॉग ऑफ ni आ गया। ठीक है, अब एक बार आप लॉग का करोगे तो माइनस ni गुना 1/ni इंटू डेल्टा ऑफ ni आएगा, माइनस डेल्टा n। ठीक है, अब देखो यहाँ ni से ni घटा, तो ये प्लस का ni डेल्टा ni और ये माइनस का डेल्टा ni पूरा गया, तो बची ओनली फॉर ओनली कौन सी, ये एक टर्म, तो डी लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा ni लॉग ऑफ n, ये आ गया। अब देखो, अब आपके पास में जो सिस्टम है वो किस अवस्था में, साम्य अवस्था में। अगर सिस्टम साम्य अवस्था में है तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के अंदर जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखो निकाय किस अवस्था में है, तो अगर आप साम्य अवस्था में लेते हो तो उस कंडीशन के अंदर डी पुस्तक में लॉग ऑफ ओमेगा का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आएगी। तो यहां से इस इक्वेशन को अगर एक्सप्रेस करोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा n1 लॉग ऑफ n1 प्लस डेल्टा n2 लॉग ऑफ n2 प्लस डॉट 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 डेल्टा nr लॉग ऑफ nr इज इक्वल टू 0। इसको क्या लगा दे, 6 लगा दो। देखो अब आपके पास में साम्य अवस्था की कंडीशन है, साम्य अवस्था की कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी स्टेट की क्या रहती है, फिक्स रहती है, एनर्जी फिक्स रहेगी, मतलब मिनिमम होगी पर वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तीसरी आपके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी।
तो इन तीनों का फिक्स होने के लिए या इन तीनों का जीरो होना कब संतुष्ट होगा, कब वो वेरीफाई होगा, जब आप क्या करो इक्वेशन नंबर 3 को किसके साथ में, अल्फा के साथ में, इक्वेशन नंबर 4 को किसके साथ में, बीटा के साथ में, और इक्वेशन नंबर 6 को 1 के साथ में गुणा करके आपस में जोड़ोगे, तो वो इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। उसी कंडीशन में क्या हो सकता है, साम्य अवस्था की कंडीशन में ये सारी की सारी इक्वेशन किसको प्रदर्शित करेगी, उस निकाय के अंदर साम्य अवस्था। मतलब इनका मान अगर तीनों इक्वेशनों को जोड़ने पे भी मान अगर जीरो के बराबर आ जाता है ना, तो ही क्या होगा, वो निकाय किस अवस्था को प्रदर्शित करेगा, साम्य अवस्था को। तो देखो इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो नंबर ऑफ पार्टिकल में होने वाले चेंज कर ली गई, इक्वेशन नंबर 4 जो थी वो नंबर ऑफ एनर्जी के अंदर होने वाले परिवर्तन के लिए, और इक्वेशन नंबर आपके जो ये लास्ट में ये जो निकली 6 ये किसके अंदर किसके लिए है, ये माइक्रो स्टेट में होने वाली चेंज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो साम्य अवस्था में क्या होना चाहिए, 3, 4 और 6 क्या होनी चाहिए, एक साथ संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एक साथ कब संतुष्ट होगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 को अल्फा से, इक्वेशन नंबर 4 को बीटा से, और 6 को किससे, 1 से गुणा कर जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन किसके बराबर आएगी, अल्फा प्लस बीटा E1 प्लस लॉग ऑफ इंटू डेल्टा N1। तीनों में देखोगे ना, पहले से तीसरी चौथी और छठी, तो तीनों में देखोगे तो डेल्टा N1 तीनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा N1 को कॉमन ले लिया तो गुणा पहले से अल्फा का किया था, दूसरी से बीटा का किया था, तीसरी से 1 किया था, तो अंदर यही आएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा ऑफ E2 प्लस लॉग ऑफ N2 और डेल्टा ऑफ N2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा प्लस बीटा ऑफ ER प्लस लॉग ऑफ NR कोष्टक में डेल्टा ऑफ NR इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखो, अब इस समीकरण का भी संतुष्ट होने के लिए क्या जरूरी है, इन सारी मतलब ये 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी टर्म है उन सबका मान भी क्या है, 0 के बराबर है। मतलब अगर प्रत्येक पद का मान 0 के बराबर होगा तभी ये इक्वेशन क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, अदरवाइज ये इक्वेशन कभी 0 नहीं होगी। तो उस कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ER प्लस लॉग ऑफ NR इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखेंगे, पर यहां पे ये ध्यान रखना डेल्टा NR ये 0 नहीं होगा, ये इसके अंदर वाले ये पद ये 0 हो जाएंगे, पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कभी भी 0 नहीं होते। ठीक है ना, ये हो सकता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नंबर ऑफ पार्टिकल का चेंज हो सकती है, पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर कभी भी परिवर्तन या वो उसमें भी होने वाला चेंज वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा NR कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर कौन सी टर्म होगी, ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी। ठीक है, जब ये वाली टर्म 0 के बराबर है तो इस इक्वेशन में हम लॉग ऑफ NR को क्या लिख सकते हैं, बराबर माइनस अल्फा माइनस के बीटा ऑफ ER। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल को लॉग को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस के बीटा ER। ठीक है, NR बराबर A एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा ऑफ ER, जहाँ पे A किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के अल्फा के बराबर है। और यही समीकरण जो है ना, समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, वोल्टेज मान कोनानिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप अलग अलग एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज होगा, इस वाले फॉर्मूले। इस फॉर्मूले की सहायता से आप कितनी भी अलग अलग आपके पास में एनर्जी स्टेट है उन सब अलग अलग एनर्जी स्टेट के अंदर पार्टिकल की संख्या क्या है, कितने पार्टिकल आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, वो इस फॉर्मूले की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो, यदि आपको क्या हो उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी के बारे में मालूम हो। ठीक है, अब देखो
ठीक है, ये फॉर्मूला जो है कौन सी स्टेट के लिए है? ईआर एनर्जी स्टेट। मतलब ये जो लास्ट फॉर्मूला आपके पास में इक्वेशन 8 है, ये ईआर स्टेट में कणों के वितरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो ये ईआर स्टेट में कणों का वितरण है, और यदि आपके पास कुल कणों की संख्या कितनी है? संख्या n है, तो यहां पे n बराबर क्या होगा? समेशन n ऑफ r। मतलब लास्ट स्टेट तक आप 1 से लेके r स्टेट तक जाओगे, या फिर 1 से लेके r स्टेट तक जाओगे, तो जितने भी पार्टिकल है हर स्टेट के अंदर, उन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। nr का मान यहां से इस समीकरण में रखो, nr का मान इस समीकरण में रखोगे तो nr बराबर क्या आ जाएगा आपके? a समेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस की बीटा ऑफ ई आर आ जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या आ जाएगा आपके? n अपॉन समेशन e की पावर माइनस की बीटा, और इसको किससे लिखते हैं? n अपॉन जेड से शो करके समझ। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे z बराबर क्या है आपके? समेशन e की पावर माइनस की बीटा है। ये z बराबर समेशन e की पावर माइनस की बीटा ई आ रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है? सवितरण फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला मिला है हमको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अलग अलग एनर्जी स्टेट के अंदर सवितरण फलन का मान निकालने का पूछेगा और आपको एनर्जी दी हुई होगी, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप अलग अलग स्टेट के लिए क्या कर सकते हो? जेड का मान ज्ञात कर सकते हो। जेड निकलेगा तो एनआर का निकलना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास में एक ही भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 8 से क्या बताओ क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 8 से एन आर इज टू आपके पे क्या आ जाएगा? एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के बीटा। ठीक है ना, अब देखो यहां से आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, जेड की वैल्यू भी फिक्स है, तो यहां से एन आर किसके प्रोपोर्शनल है? ई की पावर माइनस के बीटा ई आर, ये प्रोपोर्शनल इसके प्रोपोर्शनल है। तो आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल एन आर, मतलब आपने जो अलग अलग स्टेट के नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसकी अलग अलग स्टेट की एनर्जी के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ किस तरीके का आएगा? इस तरीके का ग्राफ आएगा, e की पावर माइनस की बीटा। मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल का एनर्जी स्टेट के अंदर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब कणों की संख्या एनर्जी स्टेट के अंदर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वो इस ग्राफ से भी पता चलता है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसी अलग अलग स्टेट के अंदर क्या होंगे, वो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगी। अब रहता है कि हमें ज्ञात क्या करना था। हमने जब नियम पढ़ा था, नियम के स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? यह नियम जो है वो क्या करता है? अलग अलग स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करता है। अब देखो ईआर ऊर्जा अवस्था में एनआर कण है, तो इन एनआर कणों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई पाए जाने की प्रायिकता P ऑफ R इसको क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? N, और ये कितने पार्टिकल है? N। तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा? R स्टेट के अंदर, ER एनर्जी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। अब क्या करो, NR का मान रखोगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन जेड ई की पावर माइनस की बीटा ऑफ ई। ये क्या आ गई? आर स्टेट के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये देखोगे ना, तो यहां पे ये एक फॉर्मूला सिर्फ कैसे अनअपभ्रष्ट स्टेट के लिए है। मतलब आपके पास में ईआर ऊर्जा का ओनली फॉर ओनली कैसा स्टेट है? एक ही ऐसा एनर्जी स्टेट है जिसकी एनर्जी किसके बराबर है? ई आर के बराबर है। तो उस कंडीशन में इसकी
डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, जी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। मतलब ऐसा एनर्जी स्टेट जिसके एनर्जी के समान दूसरा कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, ठीक है ना, जितनी इसकी ऊर्जा है वैसी और किसी एनर्जी स्टेट की ऊर्जा नहीं है। तो उस कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये प्रोबेबिलिटी कैसे पार्टिकल स्टेट के लिए, कैसे एनर्जी स्टेट के लिए, नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्टेट के लिए ये क्या है प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो ER की अपभ्रष्टता क्या है, GR, तो उस कंडीशन में ये PR क्या हो जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा, GR e की पावर माइनस के बीटा ऑफ ER अपॉन नीचे क्या आ जाएगा Z, और Z क्या होता है समेशन GR e की पावर माइनस के बीटा ER। ये ध्यान, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग एनर्जी स्टेट जिनकी डीजेनरेसी जो कि अपर ब्रस्ट हो, जिनकी एनर्जी क्या हो रही होती है एक जैसी, अलग अलग एनर्जी स्टेट में भी पाई जा रही हो, तो उस कंडीशन में पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला और पार्टीशन फंक्शन से जो प्रोबेबिलिटी होगी उस एनर्जी स्टेट के लिए वो क्या होगी, इस तरीके से होगी, और नॉन डीजेनरेट स्टेट के लिए ये, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, NR बराबर N अपॉन Z e की पावर माइनस के बीटा ER, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 7.5 नंबर का क्वेश्चन अभी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो वो सीधा क्या है इस वितरण फलन के ऊपर ही पूछा जाता है, ये आपको ध्यान, ठीक है ना। इसके आगे का अपने